नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और अब वक्त है खबरों के सेंसस का, यानी शो का वो हिस्सा जिसमें आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहती है, जिन पर पूरे दिन हलचल होती है। खबरों के सेंसस में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें होंगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, उस खबर की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स की टीम हमारे साथ जुड़ेगी और वो टीम आपको बताएगी कि क्या क्या खबरों के पीछे की कहानी। सबसे पहले हमारे से कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, खबरों के सेंसस के लिहाज से बताइए जरा, कौन सी अहम खबर आपके पास आज? देखिए, लखीमपुर खीरी मामले में राजनीतिक उठापटक अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि आज देश का सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय एक तरह से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज का सुनवाई करेगा। और एन वी रमन्ना की जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी पीठ, 3 बेंचों की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी और इसके मामले को लेकर हो सकता है कि कोई अहम निर्देश दिया जा सके, क्योंकि इस मामले में जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लगातार जिस तरीके से वहाँ पे हिंसा हुआ है और हिंसा होने के बाद जिस तरीके से 4 किसान मारे गए थे, इसके अलावा दूसरे पक्ष के भी 4 लोग मारे गए थे और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र जो कि खुद इस इलाके से सांसद है, उनके बेटे वो उनका नाम आया था और उस पर हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर दिया। इस मामले की जांच करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी की भी बात की गई, लेकिन आज इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में खुद स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करना मुझे लगता है कि आज खबरों के सेंसेक्स में सबसे आगे रहेगा। और इस मामले में अगर वो उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार को या फिर CBI जांच के लेके अगर कोई उनके तरफ से टिप्पणी या निर्देश चाहती है तो इसके एक बड़े मायने निकल के सामने आएंगे। और इस तरह के पुराने कैसे कई मामले आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए या किसी इंडिविजुअल्स की याचिका पे देखते हुए इस मामले में, इस तरह के मामलों में संज्ञान लिया है। लेकिन आज जब लखीमपुर खीरी के मामले में पूरे देश में राजनीति हो रही है, हमने देखा कि किस तरीके से ऑपोजिशंस के तमाम नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दूसरे दलों के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता वहां पे कैंप करके लगातार सहानुभूति बटोरने की बात कर रहे हैं और पीड़ितों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दखल देना एक बड़ी खबर के तौर पे आज उभर के सामने आने वाला है। बताइए जरा कि अभी तक एक वीडियो साझा किया जा रहा था जिसमें कि गाड़ी महिंद्रा थार स्लो मोशन में चलती हुई दिखाई पड़ रही थी। अब एक नया वीडियो सामने है जो कि ओरिजिनल वीडियो है, उसमें दिखाई पड़ रहा है कि कितनी स्पीड के साथ वो गाड़ी रौंदती हुई लोगों को निकल रही है। क्या इसको भी एक अहम एविडेंस के तौर पर कोर्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा? देखिए, नॉर्मल तौर पे कोर्ट ऐसे मामलों में सबसे पहले नोटिस देती है जो भी कंसर्न पार्टी है और उनको एक समय सीमा तय की जाती है और इसके बाद अगर केंद्र सरकार को नोटिस जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जाता है या फिर चाहे किसी और भी कंसर्न डिपार्टमेंट को नोटिस जाता है, गृह मंत्रालय को नोटिस जाता है, तो फिर के वो उनके वकीलों के तरफ से उस नोटिस के जवाब में कोर्ट के मामले में संज्ञान लिया जाता है। और मुझे लगता है कि इस मामले में अगर कोई जांच बैठाई जाती है, कोई इन्वेस्टिगेशन तय किया जाता है, तब ये तमाम वीडियोस, तब ये तमाम साक्ष्य, तब ये तमाम मामले एक तरह से प्रूफ के तौर पे या जांच एजेंसीज के तौर पे वो देखी जाएंगे। फिलहाल इस मामले में जो जांच हो रही है स्थानीय पुलिस के द्वारा हो रही है और पुलिस इस मामले पे जांच की जा रही है, क्योंकि 2 बहुत अहम वीडियो सामने आए। इसमें एक अजय मिश्र इन्हीं के बेटे खुद उस थार गाड़ी के सामने आ रहा और दूसरा अखिलेश दास जो कि कांग्रेस के और सपा के पूर्व सांसद थे, उनके भतीजे अंकित दास का भी मामला सामने आ रहा और दोनों पक्ष एक दूसरे पे जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम एविडेंस सबसे पहले अगर कोर्ट के सामने आधार बना के ये कहा जाता है कि देखिए कि किस तरीके से इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम सामने और उसमें भी मामला जांच किया जाए, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी या सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये तय करेगा कि जांच की दशा और दिशा क्या होगी और कौन सी एजेंसी इस मामले की जांच करेगी। बिल्कुल कुंदन, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट आज के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि लखीमपुर खीरी से ही जुड़ा हुआ दूसरी खबर है जो कि आज मुझे लगता है दिन भर चर्चा में रहेगी, दिन भर ये सुर्खियां में रहेगी, क्योंकि जो एक तरह से कल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इजाज़त दी है कि 5-5 लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो जाना चाहते थे, जिसके तहत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उसकी अनुमति के बाद आज आप कह सकते हैं कि सियासी दौड़ शुरू होगी। तमाम हर कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है इसमें इस पूरे मामले में, क्योंकि अब जब पूरा मामला है उसमें सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने का वक्त है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जाने वाले हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उत्तराखंड से हरीश रावत भी लोगों को लेकर पहुँचने वाले हैं। तो तमाम लोग
जिनको जाना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिनको जाना है परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलना, तो वो लोग जाएंगे। आज वहाँ पर तमाम, आप देखिएगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक तरह का रेला होगा, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि वहाँ पर पहुँचे और इसका जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें पॉलिटिकल फ़ायदा कैसे उठाया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रोका गया था, 2-4 दिनों तक, क्योंकि वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं था। लेकिन जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दबाव बना रही थी कि उनको जाना है, इसके बाद इजाज़त दी गई, लेकिन वहाँ पर हालात जो है अभी भी बहुत तनावपूर्ण है, जिसकी वजह से सरकार ने इसको रोका था। लेकिन अब आज आपको दिन भर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से वहाँ पे एक तरह का सियासी जो दौड़ है, पॉलिटिकल मायने उठाने की जो दौड़ है, वो आपको दिखेगी पीड़ित परिवार से। बिल्कुल अमित, और उन तस्वीरों के लिए, उन अपडेट्स के लिए वापस आपके पास हम लोग लौटते रहेंगे। आप बताएगा कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ आदर्श भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, बताएं आपके पास क्या अहम खबर आज के लिए? देखिए, खबरों के सेंसेक्स में ना सिर्फ यूपी से, बल्कि मुझे लगता है कि इस वक्त पूरे देश से सबसे बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से ही निकलकर सामने आ रही है। पिछले 5 दिनों के लगातार संघर्ष के बाद रविवार से लेकर बुधवार तक का जो समय था, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में रोक दिया गया था। लखीमपुर खीरी वो जो मृतक के परिजन हैं उनसे मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन कल उन्हें शासन की तरफ से अनुमति मिली और वो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी, ये तमाम वो लोग थे जो कल जो मृतक के परिवार थे, पीड़ित लोग थे, उन लोगों से मिलकर आए हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय इन लोगों ने उन परिवारों के बीच में बिताया है। जिस पत्रकार रमन कश्यप की मौत हुई थी, उसके परिवारीजनों से भी मिलकर आए हैं। और इतना ही नहीं, 50-50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दोनों ही सरकारों ने, यानी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और पंजाब की कांग्रेस सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मैं आपको बता दूं कि रविवार को रात से लेकर बुधवार तक लगातार प्रियंका गांधी के कई वीडियो सामने आए और वो लगातार ये कह रही थी कि हम उन पीड़ित परिवारों से सिर्फ मिलना चाहते हैं, उसके बाद भी सरकार इजाज़त नहीं दे रही है। और कल जब उन्हें मिलने की इजाज़त मिली तो वो अपने पूरे दलबल के साथ उस इलाके में पहुंचती हैं, उन लोगों से मिलती हैं। और आज भी चूंकि 5-5 लोगों के राजनीतिक पार्टियों से आने की यहाँ पर इजाज़त दी गई है, तो ऐसे में आज भी ना सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के, बल्कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के साथ साथ और भी कई दल के नेता यहाँ पर उन पीड़ित परिवारों से मिलने, अपनी सहानुभूति दर्ज करने और साथ ही साथ उनको मदद का वादा। लेकिन आदर्श, मैं बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा कि हरीश रावत उत्तराखंड से रवाना हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ वहां पहुंचेंगे, तो नंबर गेम क्या है? अगर आपको सहानुभूति जिताने जाना है तो 1000 गाड़ियों की जरूरत क्या है? देखिए, पूरी तरीके से राजनीतिक पेच है और इसको आप समझिए कि अगर आप किसी के पास सहानुभूति पहुंचने देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको 1000 गाड़ी से आए हैं या 1 गाड़ी से आए हैं, साइकिल से आए हैं, पैदल आए हैं या ट्रेन से आए हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 गाड़ियों का काफिला मेरे ख्याल से शायद इसलिए बताना चाहते हैं तो वो एक मजबूत नेता है, ये बताने की कोशिश है और इसी के बहाने राजनीति भी चमकाने की कोशिश है। क्योंकि अगर आप खुद समझें, कोई अगर पीड़ित परिवार है, वो परेशान है, वो अपने दर्द को समेट रहा है, तो ऐसे में वो उसके पास, उसके घर के सामने 1 गाड़ी खड़ी है, 1000 गाड़ी खड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये शक्ति प्रदर्शन भले ही हो सकता है, लेकिन सहानुभूति की तस्वीर शायद ऐसी नहीं होती होगी। हमारी सहयोगी श्रेयसी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रेयसी, पश्चिम बंगाल से क्या इस वक्त अहम खबर है? जी देखिए, आज 2 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है उनका शपथ ग्रहण है विधानसभा में। राज्यपाल ये शपथ ग्रहण करेंगे विधानसभा में। इसके पहले ममता बनर्जी ने ऑलरेडी मुख्यमंत्री के तौर से शपथ ग्रहण कर चुकी थी, लेकिन सिंस नंदीग्राम की इलेक्शन वो हार चुकी थी, 6 महीने के अंदर उनको एक एमएलए सीट जीत के विधानसभा में एंट्री लेना था। आज वो शपथ ग्रहण होने वाला है 2 बजे। पश्चिम बंगाल में सारे एमएलए और मिनिस्टर्स मौजूद रहेंगे इस शपथ ग्रहण में। और ममता बनर्जी जो कि अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ के भवानीपुर की सीट जीत के वापस विधानसभा में आज आएगी, उसी पे नजर बनाए रहेगा कि क्या वो वार्ता देते हैं शपथ ग्रहण के बाद। और राज्यपाल भी आज विधानसभा में रहेंगे। आमतौर से स्पीकर जो है एमएलए के शपथ ग्रहण में शामिल रहते हैं, लेकिन इस बार राज्यपाल ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं विधानसभा में 2 बजे पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, यानी ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। बहुत शुक्रिया श्रेयसी आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, खबरों के सेंसस में आपके पास क्या अहम खबर आज के लिए? देखिए, लखीमपुर और तमाम किसान आंदोलन के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम के पद से इस्तीफा देने के बाद दूसरी बार दिल्ली में हैं। पहली बार जब वो आए थे तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी।
कल उन्होंने जो मुलाकात की वो आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी से की। आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त वो दिल्ली में मौजूद हैं और सांसद अपनी पत्नी परनीत कौर के बंगले पर हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये जो दूसरा दौरा है उसने सबसे ज़्यादा कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में हैं और ये वो विधायक थे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से भी बावजूद भी उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नज़दीकी थे। सवाल ये है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई बड़ी नई घोषणा हो सकती है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए मना कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी नई पार्टी का ऐलान या किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ी घोषणा करें और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का मूवमेंट आज पूरी दिल्ली में किन किन नेताओं से होता है और खास करके क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये सीधे सीधे पंजाब के सियासी माहौल पर असर डालेगा। मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, हरीश चौधरी जो कि राजस्थान के सरकार में मंत्री हैं, वो इस वक्त पंजाब में बैठे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि वो वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी के झगड़े को सुलझाने के लिए हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी डर है कि कहीं पर जो विधायक हैं वो कुछ विधायक टूटकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पाले में न चले जाएं और कांग्रेस की तो गौरव, क्या ये कहना सही होगा कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की चुनावी रणनीति क्या होगी, एक कैप्टन के आज के मूवमेंट पर निर्भर करेगा? बिल्कुल, देखिए, कैप्टन जो है वो सबसे बड़ा चेहरा हैं और वो 9.5 साल प्रधानमंत्री रहे हैं और पंजाब में उन्होंने 2002 और 2017 में 2 बार जो है वो वापसी कराई। और ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई बड़ा फैसला लेते हैं, क्योंकि उनकी खुद की छवि बहुत बड़ी है, तो वो जाहिर तौर पर कांग्रेस को डैमेज करेगी और कांग्रेस को उसी तरह से अपनी रणनीति बनानी होगी। तो जाहिर तौर पर कैप्टन के मूवमेंट पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्या वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं। और जैसा वो कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए सही नहीं है, तो वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। तो कांग्रेस के लिए कोई ये बहुत अच्छा और शुभ संकेत नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस का आला कमान से लेकर जो प्रदेश का नेतृत्व है, सभी इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया गौरव आपका जुड़ने के लिए। जयपुर से भवन पुष्पेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। भवन, आपके पास क्या अहम खबर आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? देखिए, अहम खबर तो आज भरतपुर बॉर्डर से यूपी बॉर्डर जो लगता है, जहां ऊंचा नंगला क्षेत्र है, वहां से कूच होगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि सचिन पायलट वहां अभी मौजूद हैं यूपी में। तो यहां गहलोत जो धड़ा है वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो भी किसी तरह कम नहीं है, क्योंकि अभी बयानों की जो बयानबाजी इन लोगों के बीच में आपस में चल रही है। 2 अक्टूबर को जिस तरह से गहलोत ने कहा कि मैं 15 से 20 साल कहीं नहीं जाने वाला हूं और किसी को अगर परेशान होना हो तो दुखी होना हो, तो वहीं सचिन पायलट ने परसों ही ये बात कही कि अगर किसी को ये मद हो जाता है कि वो सत्ता पर जिंदगी भर रहेगा तो ये उसकी गलती है, क्योंकि जनता है कभी भी पलट सकती है। इस तरह की बयानबाजी के बाद अब आला कमान को ये ताकत दिखाने की कोशिश होगी कि यूपी के मसले पर कौन कितना ताकतवर है और किस तरीके से प्रदर्शन और तमाम बातों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में सचिन पायलट जब यूपी पहुंच गए हैं, उनकी पल पल की मूवमेंट पर हमारी नजर है। उसके अलावा यहाँ गहलोत गुट जो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ आज भरतपुर से जो ऊंचा नंगला क्षेत्र है वहां से यूपी बॉर्डर की तरफ अपना कूच करेगा। 11 बजे ये कूच होगा और उसमें क्या कुछ सियासी गणित निकलता है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल भवन, पुष्पेंद्र, शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी साकेत कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। साकेत, पटना से क्या अहम खबर बता रहे हैं आप आज? देखिए, पटना से जो खबर आज अहम है वो आरजेडी से जुड़ा हुआ है। जो आरजेडी में जो परिवार के अंदर जो संकट है, कुर्सी को लेकर जो मारामारी चल रही है, वो अब सतह पर आ गई है, क्योंकि आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने कल एक अहम बयान दिया है कि तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के भाई हैं, लालू यादव के बड़े पुत्र हैं, वो अब पार्टी में नहीं है। इन्होंने खास तौर से पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और इसे लेकर सियासत बिहार में गर्म है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जो देखा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं पार्टी से कटते जा रहे हैं, उनको पार्टी से धीरे धीरे अलग करने की कवायद पिछले कई दिनों से चल रही थी। और इसी सिलसिले में तेज प्रताप यादव ने एक अलग से छात्र संगठन भी बनाया था। हालांकि उस छात्र संगठन का पहले सिंबल उन्होंने लालटेन ही रखा था, जो आरजेडी का
का चुनाव चिन्ह है, लेकिन बाद में पार्टी के तरफ से उन्हें मना कर दिया गया, जिसके बाद उनको अपना सिंबल ही बदलना पड़ा। तो तेज प्रताप यादव भी ये बात अब समझ चुके हैं कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं उनको लेकर विरोध है और वो धीरे धीरे पार्टी से अलग हो रहे हैं। और यही बात कल शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया कि तेज प्रताप यादव अब पार्टी में नहीं है। हालांकि इस पर उन्होंने बाद में सफाई दी, जब बयानबाजी इस पर शुरू हुआ तो उन्होंने इस पर सफाई दी कि मैंने दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले कई महीनों से या यूं कहे कई सालों से जो बातें चल रही है, जिस तरह से तेज प्रताप यादव खुलकर मंच से कह देते हैं कि लालू यादव को कुछ लोगों ने बंधक बना लिया है, उसके बाद उनका बयान इस तरह का आते रहा है जिससे पार्टी लगातार असहज रहती है। तो ऐसे में अब शिवानंद तिवारी ने जो ये बात कह दिया है, उसे लेकर आज पूरे दिन बिहार की सियासत गर्म रहने वाली है। विपक्ष तो इस पर निशाना साध ही रहा है, लेकिन आरजेडी के तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर क्या बयान आता है, तेजस्वी यादव क्या कुछ इस पर कहते हैं, लालू यादव किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर आज पूरे दिन जो सरगर्मी बिहार में बढ़ी रहेगी। बिल्कुल शुक्रिया आपका हमारे साथ। अनुज मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुज, मुंबई से क्या अपडेट है आज के लिए? जी देखिए, आज मुंबई से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर आ सकती है और ये आज तय होगा कि आर्यन खान क्या जेल जाएंगे या फिर वापस अपने घर जाएंगे या फिर से उनकी कस्टडी जो है वो एनसीबी लेगी। दरअसल आर्यन खान सहित सभी 8 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि उनकी रिमांड की जो अवधि थी 3 दिन की वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में आज कोर्ट में ये फैसला होगा कि आर्यन खान को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, या फिर एनसीबी जो है वो फिर से रिमांड की मांग करेगी या नहीं करेगी। हालांकि एनसीबी सूत्रों की अगर माने तो शायद एनसीबी रिमांड की मांग न करे। कल इस मामले में जिस तरीके से एक अहम डेवलपमेंट हुआ, एक विदेशी मूल के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से बताया जा रहा है कि व्यावसायिक मात्रा में MDMA मिला है, जिसके लिंक बताए जा रहे हैं बाकायदा अरबाज और आरोपियों से। तो निश्चित तौर पर शुरू में ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है एनसीबी जो है फिर से रिमांड की मांग करे, लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो तमाम लिंक्स इस्टेब्लिश करने थे वो एनसीबी इस पूरे मामले में कर चुकी है। एनसीबी का ये कहना है कि जो पार्टी ऑर्गेनाइज़र हैं अब उन पर शिकंजा कसना बचा हुआ है। हालांकि पार्टी ऑर्गेनाइज़रों की अगर बात करें तो उनमें से भी 4 को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी जो फरार है, जो अब तक नहीं आए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में कल एक अहम मोड़ तब आया जब एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने साफ तौर पे ये कहा, 2 शख्स की बात की, चाहे मनीष और किरण गोसावी की बात की, कि ये दोनों शख्स जो कि प्राइवेट लोग थे ये एनसीबी की रेड में क्यों आए। साफ तौर पे कई आरोप लगे, एनसीबी की जो कार्रवाई थी उस पर सवाल खड़े किए गए नवाब मलिक की तरफ से। इस बाबत जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उनका ये कहना है कि ये दोनों जो थे गवाह थे। एनसीबी का ये कहना था कि इस पूरे रेड में उनकी तरफ से 8 गवाह थे और गवाह जो होते हैं उन्हें रेड के बाद ऑफिस में, दफ्तर में ले आया जाता है, उनसे जो कार्रवाई होती है उनके सिग्नेचर और तमाम चीज़ें करवाई जाती है। तो निश्चित तौर पर इस मामले में आज एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है जब कोर्ट में पेश किया जाएगा आर्यन और बाकी आरोपियों को, और कोर्ट ये तय करेगी कि आगे की क्या चीज़ें होंगी। कोर्ट उन्हें जमानत देगी या फिर एक बार फिर जो है एनसीबी उन्हें अपनी कस्टडी में लेगी। जी बिल्कुल, इस मामले में देखना होगा जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म होगी वापस आपके पास लौटेंगे हम लोग अपडेट के लिए। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ लगातार बने। रविकांत, राजधानी दिल्ली से खबरों में क्या अपडेट है आज? देखिए अनंत, खबरों के सेंसेक्स में आज जो खबर है हमारे पास वो देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। अनंत, आज नवरात्र का पहला दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:50 पर जो ऋषिकेश में हेलीपैड बना है वहाँ पर लैंड करने वाले हैं। हालांकि ये अनंत पूरी तरीके से सरकारी प्रोग्राम है। ऋषिकेश एम्स में वो ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही 35 अन्य जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो मेडिकल हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं उनका भी वो लोकार्पण करेंगे। लेकिन ये सरकारी प्रोग्राम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है और उत्तराखंड की जनता को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नवरात्र के पहले दिन अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनके राज्य को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं, इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होने वाले हैं।
क्योंकि आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री यूपी पहुंचे थे और वहां पर लगभग 4000 करोड़ का सौगात जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया। ऐसे में उत्तराखंड उसका पड़ोसी राज्य है और उसको भी उम्मीद है कि चुनावी साल में प्रधानमंत्री कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। टोटल 1.5 घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ऋषिकेश एम्स में पहुंचकर वहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं उसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसलिए जो प्रधानमंत्री का जो 1.5 घंटे का उत्तराखंड का दौरा है वो उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि बीजेपी इसे चुनावी शंखनाद के रूप में भी देख रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रविकांत हमें जुड़ने के लिए। हमारी सहयोगी शिवानी लगातार वहां से बनी हुई है। शिवानी, मुंबई से और क्या अपडेट आज के लिए? देखिए, पूरे महाराष्ट्र भर में आज 7 तारीख नवरात्रि के पहले दिन से सारे जो मंदिर हैं वो लोगों के लिए खुल जाएंगे। काफ़ी सारी गाइडलाइंस बताई गई हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने इसका जिक्र किया था, जहां पर अब जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग होंगे वो मंदिर की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करके स्लॉट लेकर फिर जा पाएंगे और जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन लिए हुए हैं वो अपनी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट्स दिखाकर जाएंगे। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र भर में कई आंदोलन किए, जिसके बाद ये फैसला सामने आया, जिसको लेकर आज भी कुल मिलाकर 105 दिन जो मंदिर बंद थे उसके बाद लोगों को जाने मिलेगा। शिरडी के साईं बाबा के साथ साथ मुंबा देवी मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, शनि शिंगणापुर, ये सारे मंदिर जो है वो खुले नजर आएंगे। लेकिन जो लोग अभी भी वैक्सीन नहीं ले चुके हैं या जो मंदिरों तक नहीं जा सकते उनके लिए अभी भी वेबसाइट्स पर लाइव दर्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण को वेलकम करते हुए जितने भी मंदिर, दरगाह हैं, उन सभी को मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में कल पूरी तरह से पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और नई गाइडलाइंस के पोस्टर्स भी लगाए गए कि आखिर किस तरह से डबल वैक्सीनेटेड लोगों को यहाँ पर एंट्री मिल पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवानी और बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े और क्या क्या अहम खबरें रहेंगी आज दिन भर में उस बारे में जानकारी दी। लेकिन अब वक्त हो चला है सेंसेक्स के मीटर का, ताकि आपको बता सकते हैं कि खबरों की वरीयता के आधार पर खबरों का क्रम क्या रहने वाला है। इससे पहले आपको बताते हैं सबसे पहले कि खबरों के सेंसेक्स में खबरें दिखाए जाने से पहले खबरों का क्रम क्या था और फिर आपको बताएंगे कि खबरों के सेंसेक्स में खबरें दिखाए जाने के बाद खबरों का क्रम किस तरीके से बदला है। ये पुरानी रैंक आप देख रहे हैं, ये नई रैंक आप देख रहे हैं और नई रैंक में अब बदलाव हो चुका है। लखीमपुर खीरी की घटना आज भी प्रमुखता से दिखाई जाएगी, उस बारे में सबकी नजर रहेगी क्योंकि सियासी दौड़ शुरू हो चुकी है। कल 2 मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं, वहां के लोगों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी सुखबगाहट है कि सचिन पायलट आगे कैसे जा रहे हैं। अशोक गहलोत भी इस मामले में स्टेप इन कर सकते हैं और साथ ही साथ संभावना यह भी है कि हरीश रावत भी पहुंच सकते हैं उत्तराखंड से 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ इन पीड़ित परिवारों को सहानुभूति देने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिया, बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।